अब प्रश्न उठता है कि ये युद्ध हुआ क्यों। इस समय में युद्ध का जो वह समय था, अक्टूबर का समय, इसका चयन चीनियों ने क्यों किया। उस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था और क्यूबा में अमेरिका और रूस आपस में टकरा रहे थे। चीन को भय यह था कि अगर वह भारत पर आक्रमण करेगा तो कोई भी महाशक्ति उसकी मदद कर सकती है। ऐसे में उसने ऐसे समय का चयन किया जब अमेरिका और रूस दोनों क्यूबा में फंसे हुए थे। अब प्रश्न उठता है कि युद्ध क्यों। माओ के आक्रामक नीति के कारण चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चली थी। स्वाभाविक है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद देश में असंतोष बढ़ता है। प्रजातांत्रिक देशों में यह असंतोष चुनाव के माध्यम से प्रकट होता है, लेकिन जहां प्रजातंत्र नहीं है वहां असंतोष के प्रकट होने का मौका नियत समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस असंतोष से बचने के लिए चीनियों ने युद्ध का सहारा लिया और उस असंतोष को राष्ट्रवाद में बदलने का प्रयास किया। रूस के उस समय के राष्ट्रपति खुश्चेव जब चीन के दौरा पर थे तो उन्होंने नेहरू का पक्ष रखते हुए माओ को कहा था कि भारत के साथ सीमा का निर्धारण आप कर लें। ऐसे में चीन को लगा कि कहीं रूस और भारत मिलकर उनको परेशान न करें। एक तीसरा और तात्कालिक कारण तिब्बत का था। दलाई लामा के आने के बाद चीन को लगा कि तिब्बत में जो विद्रोह चल रहा है उसमें भारत की प्रमुख भूमिका है। ऐसा इसलिए भी लगा कि दलाई लामा भारत में शरण लिए और भारत के विरोधी खेमा का काफी बड़ा तबका दलाई लामा के पक्ष में था। जो उस समय के समाजवादी नेता थे वे खुल के उनके पक्ष में बोल रहे थे और जनसंघ का भी मानना था कि भारत अमेरिका के सहयोग से तिब्बतियों की मदद करे। ऐसे में चीनियों को लग रहा था कि कालिंगपोंग, ये दार्जिलिंग के पास है वेस्ट बंगाल में, वो जो है तिब्बत में जो विरोधी विद्रोह चल रहा है उसको वहीं से संचालित किया जा रहा है। इन कारणों से चीन ने 1962 में हमला किया। अब प्रश्न उठता है कि युद्ध विराम एक तरफा चीन ने क्यों कर दिया। इसका एक वैश्विक दृष्टिकोण है कि भारत ने पश्चिमी देशों से मदद की मांग की, अमेरिका और ब्रिटेन ने मदद शुरू कर दी और फ्रांस और कनाडा ने भी मदद का आश्वासन दिया। ऐसे में चीन को लगा कि पश्चिमी शक्ति के आने से युद्ध का बैलेंस बिगड़ सकता है और उस समय तक चीन महाशक्ति नहीं थी। उसका सैन्य आकार भी कमोबेश भारत जैसा ही था और अर्थव्यवस्था भी कमोबेश भारत जितना ही था। दूसरा, युद्ध शुरू होने के बाद भारत के सभी दलों ने एक स्वर में युद्ध का पक्ष लिया। यहां तक कि वामपंथियों ने भी युद्ध में साथ देने का बात किया। लेकिन जो सबसे असली इसका कारण है वो भौगोलिक है, भौगोलिक और सामरिक है। भौगोलिक इस सेंस में कि अक्टूबर में चीनियों ने आक्रमण शुरू किया, नवंबर में युद्ध रोक दिया, क्योंकि उसके बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और भारत के अंदर, ज्यादा अंदर मैदानी भागों तक आ जाने के बाद बर्फ गिरने से यह रास्ता बंद हो जाता है और ऐसे में जो उनको पीछे से रसद पहुंचाने का जो लाइन होता है उसे बाधित होने की संभावना थी। सामरिक कारण यह कि भविष्य के लिए जितने सामरिक पॉइंट चीन को लग रहे थे, मोटे मोटी उसने उस पर कब्जा कर लिया था।
इन परिस्थितियों में चीन ने युद्ध विराम किया। अब प्रश्न यह उठता है कि जब चीन की इकोनॉमी, चीन की सेना कमोबेश भारत की इकोनॉमी और भारत की सेना के बराबर ही थी, तो चीन को विजय क्यों मिली? सबसे पहले कि चीन युद्ध की तैयारी 2 बरस से कर रहा था। भारत ने इस अवसर को गंवाया। यह डिलेमा में रहा, युद्ध किया जाए या संधि किया जाए। लेकिन चीन ने 60 के बाद ही मन बना लिया था कि युद्ध ही एकमात्र उपाय है। वह सिर्फ अनुकूल समय के इंतजार में था। दूसरा, इस युद्ध के लिए चीन ने बड़ी सेना भेजी। कहा जाता है कि भारत की सेना के लगभग 5 गुनी बड़ी। वह सेना ज्यादा प्रशिक्षित थी। उस सेना के पास ज्यादा अत्याधुनिक हथियार थे जो उन्हें रूस से प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ चीन की सेना पिछले कई वर्षों से तिब्बत के विद्रोहियों से लड़ रही थी। इसलिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में उसे युद्ध करने का अनुभव भी था, जबकि उस समय तक भारतीय सेना को पहाड़ में युद्ध का अनुभव नहीं था। यह एक बड़ा कारण था कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद जब जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना अभियान कर रही थी, उस समय में भी हम पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में ज्यादा आगे तक नहीं जा सके। इसका एक बड़ा कारण यह था। फिर एक कारण जो चीन के पक्ष में था वो था भौगोलिक स्थिति। चीन के तरफ से तिब्बत का पठार था जिसका ढाल कम तीखा था, वहां रोड बनाना आसान था। इसीलिए वे भारी वाहन भी ला रहे थे जिस पर भारी सैन्य सामान, सैनिकों के लिए रसद बड़ी आसानी से उनके पास पहुंच जा रहा था। जबकि भारत की तरफ से भौगोलिक स्थिति बहुत ही कठिन थी। पहाड़ी ढाल काफी तीव्र था। ऐसे में सैनिकों का जाना, उनके साजो सामान का जाना, उनके रसद का जाना काफी कठिन था। ऊपर से चीनियों का पोजीशन जो है ऊंचा था। ऐसे में उनके निशाने पर बड़ी आसानी से भारतीय सैनिक आ जाते थे। इसके अलावे भारत में नेतृत्व शून्यता की स्थिति थी। शीर्ष स्तर पर नेहरू अपने शासन के अंतिम चरण में थे। देश में राजनीतिक एकता पहले जैसी नहीं थी। जनता में भी भरोसा कम हो रहा था। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे जिनका थल सेना अध्यक्ष के साथ मनमुटाव था। सबसे बड़ी बात, जनरल कौल जो उस समय में पश्चिमी सीमा के कमांडर थे, वे चीन के आक्रमण से 2 दिन पहले बीमार पड़े। शायद उनका हार्ट अटैक हुआ और वो दिल्ली में एडमिट हो गए। तो सोचिए कि कैसी स्थिति रही होगी कि सेना का कमांडर ही रण क्षेत्र से बाहर था। इन परिस्थितियों में चीन को विजय मिली।